न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। दुर्गा अवैध मादक पदार्थ बिक्री करने वाले आरोपी गिरफ्तार। रायपुर भाजपा की प्रेस वार्ता। जलगांव रेल दुर्घटना में मृत 11 लोगों की हुई शिनाख्त। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आए हुए स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। दुर्ग अवैध मादक पदार्थ बिक्री करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, जिसमें अवैध मादक पदार्थ बिक्री करने वालों को पकड़ने में वैशाली नगर पुलिस को हाथ लगी, जिसमें पिता पुत्र एवं निगरानी बदमाश महिला द्वारा संगठित रूप से करते थे अवैध मादक पदार्थ बिक्री करने का कार्य। आरोपियों के कब्जे से 2.3 किलोग्राम गांजा कीमती 18,400 एवं बिक्री रकम 13,500 रुपए, एक नग हीरो होंडा मोटरसाइकिल कीमती 40,000 एवं 2 नग मोबाइल बरामद की। अगली खबर तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। भाजपा की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यकाल एकात्म परिसर में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने की बात को प्रचारित किया था। इसके लिए बाकायदा TS बाबा जगह जगह घूमे थे, लेकिन इस बार नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने जनता से कन्नी काट ली। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जनता से भाग रही है, जनता के बीच जाने से डर रही है। उन्होंने कहा कि अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, लेकिन उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है। आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब सीधा सा है कि कांग्रेस किस मुंह से जनता के पास जाती। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 5 साल सरकार चलाते कांग्रेस ने जिस प्रकार जनता के सपनों को कुचला, अब वह जनता के बीच जाने से घबरा गई। देखिए, हमारे प्रदेश के प्रभारी लगातार दौरे में अभी 2-3 दिन पहले ही वापस गए हैं। कल बड़ी कुछ बैठकें होनी है संभाग स्तर की, 5 संभाग की एक बैठक है चयन समिति की, और कुछ अन्य प्रमुख कोर कमेटी अन्य प्रमुख बैठकें हैं। लगभग ये फाइनल स्टेज में है चुनाव। तो केवल चुनाव के कैंडिडेट का विषय नहीं रहता, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत सारी टीमों को खड़ा करना, उनसे बातचीत करना। तो संपूर्ण प्रकार की बैठकें 2 दिनों के अंदर करती हैं। स्वाभाविक है, कोई एक दिन का प्रत्यारोप का चुनाव नहीं है। पिछले 1 वर्ष की गतिविधियां देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव होता है, जीत होती है, हार होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जनता जिसको चाहती है खाती है। लेकिन पिछले 1 वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा है, कांग्रेस कहीं संघर्ष करती हुई नजर नहीं आई। कांग्रेस केवल बयानबाजी कर रही है, किसी आरोप को भी लगाते तो उसको प्रूफ करने की स्थिति में नहीं कि यहाँ क्या है कि बीजेपी नहीं करी। मैंने तो आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुलना करने के लिए भी बोला कि कोई खड़े हो जाए, मैदान में आ जाए कि 5 वर्ष में भूपेश बघेल की सरकार ने नगरीय निकाय को कितना पैसा दिया और हमने 1 वर्ष में कितना दिया, या पहले डॉक्टर साहब के साथ रमन सिंह के समय हमने क्या दिया। हम बताने के लिए हर मंच पर तैयार हैं, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं। आजकल दीपक बैज ही ज्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे, तो दीपक बैज ही बोलते हैं। तो दीपक बैज से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज जी को आकर बताना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्वयं सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको ये है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, जनता ने तो परिणाम दे दिया और सरकार बदल गई। तो सीधा सा ये है कि जनता से भागना और जनता के बीच जाने का डर है। अखबारों में जो प्रकाशित खबर आई है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है। आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब यही है कि जनता के बीच में वो जाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष का भी उल्लेख किया। चलाते समय जनता के कामों को उन्होंने किया नहीं, जनता के बीच से जाने का
घबराने का एक कारण यह था कि वादे पूरे नहीं किए, दूसरा कारण यह था कि भ्रष्टाचार जो जमकर हुआ, और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का विजन ही भ्रष्टाचार है। इस नगरीय निकाय में यदि कब्जा करने का कोई बयान आता है तो बयान तो सामने दिखाई देता है, लेकिन पीछे यही है कि 5 साल हम कब्जा करके किस तरीके से हम भ्रष्टाचार करें। रायपुर का उदाहरण आपको मालूम है, मैं तो खुले तौर पर पूछता हूं कि कितना भूपेश बघेल जी ने नगर निगम रायपुर को ही बता दें कि 5 वर्षों में उन्होंने कितना फंड दिया या हमने 1 साल के अंदर में कितना दिया। अभी कंपेयर करने की, तुलना करने की भी कोई स्थिति किसी के पास में नहीं है। कोई भी कांग्रेस का नेता ये बताने की स्थिति में नहीं रहेगा कि उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के अंदर में क्या किया है। कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है और जनता तो खैर जानी गई, उसका परिणाम बताया है, और इस बार भी इस कुशासन का जवाब निश्चित तौर पर इस चुनाव परिणाम के अंदर में मिलेगा। हमने कल, जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया है, हमने 1 वर्ष पूरा किया है और 1 वर्ष की बात को भी हम लगातार बता रहे हैं। इस चुनाव में भी बताएंगे, हमारे घोषणा पत्र में रहेगा क्या करना है वो तो है, लेकिन हमने क्या किया केवल 1 वर्षों के अंदर में हमने, जबकि ये पूरे चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के बाद लोकसभा के बाद हमारे संगठन के चुनाव, संगठन के बाद में नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, लेकिन जो प्रमुख जो हमने जो वादा किया था उन वादों को हमने पूरा किया है। और इसी तर्ज पर नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत में जो हमारे घोषणा पत्र में जो चीजें समावेश करेंगे जनता के अनुरूप, उसको बहुत शीघ्र हम क्षेत्र में, क्योंकि हमारा ये कहना है कि हमारी सरकार नहीं, 1 वर्ष नहीं, इस प्रदेश की जनता का 6 वर्ष का समय खराब हुआ है, 6 साल का डेवलपमेंट खराब हुआ है। 5 साल जो उनका था और पहले के जो चुनाव के समय रहते हैं, इन 1 वर्षों में हमने उसको बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन अब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये तमाम प्रकार के विषय हैं। जो जल जीवन मिशन है तो केंद्र का, लेकिन उस जल जीवन मिशन को भी पूरा नहीं कर पाए, पैसा नहीं है, ये नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें, अपने शेयर जो मनी है उसको नहीं दे रहे हैं कि लोगों का मकान बन जाए। ये चंद मैं कुछ उदाहरण आपको बताया हूं। कल इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका उल्लेख फिर से मैं एक बार कर देता हूं, आप लोगों ने तो नोट किया ही होगा कि 9111014400 9111014400। QR कोड को स्कैन कर सकते हैं ईमेल से, जो हमारा morsujav@bjpcg.com, ये भी एक हमारा मेल है, मेल में भी आ सकता है। और इस सबसे जो आम जनता के प्रति जवाबदेही वाली, मैं कह सकता हूं, तीनों सरकारों को तो जवाबदेही है ही जनता की, लेकिन सबसे प्रमुख जवाबदेही जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, राशन, पानी, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, स्कूल, नाली, पानी, बिजली, जो हमारी मूलभूत 90% जनता की यही आवश्यकता रहती है। इस विषय पर भी कांग्रेस कितनी गैर संवेदनशील है, ये सब बहुत स्पष्ट तरीके से कांग्रेस को, अब माफी की थी, मैं क्या बात करूं, माफी मांगना चाहिए घोषणा पत्र के इस विषय को, क्योंकि पिछली बार 2018 में बहुत उठाया था इन्होंने कि हम घर घर गए हैं, हम इनके पास गए हैं, TS बाबा थे, गए हैं, मेहनत भी किए होंगे, उसका लाभ भी मिला है। गंगा जल है ना, गंगा जल की कसम खाए, क्या किए क्या नहीं किए, उसका तो परिणाम मिल गया। तो आज मेरा यही 3 प्रश्न से है। मैं तो आरोप लगाता हूं कि जनता से कांग्रेस डर चुकी है, घोषणा पत्र का सुझाव नहीं मांग रहे हैं, मतलब जनता के बीच में जाने की इनकी स्थिति नहीं है, पहला। दूसरा, नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस जनता से कन्नी काट चुकी है, उनको परिणाम मालूम है कि क्या होना है, इसलिए हम मेहनत क्यों करें, जब परिणाम ही नहीं आना तो मेहनत क्यों करें। और तीसरा, दीपक बैज, जो आजकल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका में कम नजर आते हैं, प्रवक्ता के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनके लगातार बयान आते हैं। दीपक बैज बताएं कि जनता से आखिर उनको इतना डर क्यों लग रहा है, वो स्वीकार करें, जनता से माफ़ी मांगे और फिर चुनाव को बीच में आए। ये आज का विषय था और बड़ा संवेदनशील विषय है। ये विषय केवल कांग्रेस और बीजेपी का आरोप का नहीं है, ये जनता के मत और जनता के सुझाव हैं, सुझाव जो होते हैं उसका अपमान है कि आपने जनता से भी कोई सुझाव नहीं मांगे। धन्यवाद। तो आज जो नहीं, जो थे वो तो है, फैक्ट तो है कि 3 बार थे, इसीलिए हमारी तैयारी अच्छे से इस बार। और पिछले बार का तो आपको मालूम है कि किस तरीके से पद्धति बदलनी पड़ गई थी उनकी। देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन, आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह के समय से है। हमने अपना महापौर बनाने के लिए, हेरफेर करने के लिए हमने पद्धति को नहीं बदला। डॉक्टर रमन सिंह के समय हमने नहीं बदला, हमने कांग्रेस की पद्धति को ही किया कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये डरे सहमे थे पिछली बार, इसलिए उन्होंने पद्धति को बदला, ये हम पार्षद के माध्यम से होगा। खैर उनका मैटर, फिर से हमने पुरानी व्यवस्था को लागू किया डायरेक्ट इलेक्शन का। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम किसी को कमजोर नहीं समझते हैं। यदि 3 बार कांग्रेस का महापौर है तो ये हमारे लिए एक चुनौती भी मैं बोलूँगा और एक हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इस रायपुर शहर में एक नई
चीज़ को हम स्थापित करेंगे और इस बार बीजेपी का ही महापौर यहाँ पर बनेगा। आपका सवाल जो था कि महापौर बहुत जल्द 28 के पहले तो होगा ही, नामांकन आगे डेट है, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि एक हमारे यहाँ प्रक्रिया, मैंने कहा कि मंडलों से नाम आते हैं, फिर जिले में जाते हैं, फिर जिले से संभाग और संभाग से फिर हमारी प्रदेश की जो टीम है वो उस पर फाइनल मोहर लगाती है, नीचे से पैनल आते हैं। तो एक प्रक्रिया, सबको मौका मिले, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले, तो ये करते करते हम 1-2 दिनों के अंदर में फाइनल स्टेज। बहुत से नाम आएंगे। देखिए, ऐसा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के प्रश्न की अपेक्षा बीजेपी नहीं करती। ऐसा लगता है कि शायद ज्ञान का अभाव है या दबाव में है वो। इस पूरे प्रदेश का कैलेंडर तो पिछले कई वर्षों से फिक्स है कि सबसे पहले विधानसभा होते हैं, उसके 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके पश्चात 6 महीने के बाद नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं और 2-3 महीने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं। हमने जो कल्पना आपको बताई थी कि एक साथ हम चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में चल रहा है, तो हम क्यों 2-3 महीने के अंतर को थोड़ा सा हम सेट करें। कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी होती हैं। आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ विषय था, किसी विषय को लेके, उसका भी अध्ययन करना था, उसकी भी कमेटी बनी थी। दूसरे, मतदाता का आपने देखा होगा कि पहली ऐसी सरकार है कि अधिकतम मतदाताओं को वो वोट करने के लिए प्रेरित करी। 1 जनवरी 24 तक के मतदाता पहले थे, उसको बीच में एक्ट में परिवर्तित करके, प्रावधान करके कि वो 10 महीना, 1 अक्टूबर से हमने फिर किया कि वो 10 महीने के जो वोटर्स बन रहे हैं, 10 महीने के वो खाली क्यों रहे हैं, वो भी वोट करें। तो 1 अक्टूबर तक के लोगों को हमने उसमें नाम जोड़ा और थोड़ा सा हमने पंचायत को पीछे किया, नगरीय निकाय को आगे किया। एक साथ आपने देखा कि जो हम कह रहे थे, पहले तो ये कहते थे कि शायद ये दोनों चुनाव संभव ही नहीं हो पाएगा, लेकिन सबने देखा, बड़ी मेहनत के साथ में सरकार ने काम किया, निकाय जो है चुनाव अधिकारियों ने मिलकर काम किया और इसका एक वो किया। तो मुझे लगता है बहुत सामान्य सी चीज़ है। कांग्रेस दरअसल खड़ी ही नहीं हो पा रही है। ये तो सबको मालूम है कि चुनाव होना, ये महीना नहीं 15 दिन बाद होगा। आज क्या, दिसंबर में चुनाव है, जनवरी में आ गया है, फरवरी में आ गया है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। फरवरी का थोड़ा सा पहले आ गया है पंचायत का। तो मुझे लगता है कि मुद्दे नहीं हैं, लेकिन इतना तो अपेक्षा मैं करूंगा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से या पूर्व मुख्यमंत्री जी से, ये सवाल भी करें तो थोड़ा सा मुद्दा रहित होना चाहिए, स्तरीय होना चाहिए। कल कांग्रेस बैठक में करारी हार हुई थी, कल दीपक बैन ने बस्तर में बैठक की, अब सरगुजा संभाग भी जाने वाले हैं। निकाय चुनाव में कम से कम अपनी सरकार, दीपक बैन जी की जो बैठक है केवल बैठ जाने के लिए है, ये तो पूरे प्रदेश का चुनाव है, बस्तर और ये, और कहीं कोई रास्ता थोड़ा बहुत मिल जाए, उसको कागज का मैप लेके देख रहे हैं कि कहाँ कुछ संभावना बन जाए। मुझे लगता है प्रदेश की जनता है, नगरीय निकाय सब जगह है, नगर पालिका है, पंचायत है, सब जगह ये डेवलपमेंट वाला चुनाव है ये, तो इसमें तो संपूर्णता के साथ में कांग्रेस क्या करना चाहती है, इनको आना चाहिए था, खैर उनका विषय है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, सरगुजा बस्तर में तो वैसे ही साफ थे वो विधानसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगली खबर, जलगांव रेल दुर्घटना में मृत 11 लोगों की हुई शिनाख्त। पचौरा तहसील के वडगांव बुद्रुक के पास हुए इस दुखद रेल हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 11 की पहचान हो गई है। दुर्भाग्य से मृतकों में एक पिता पुत्र शामिल है। इस बीच घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गुरुवार 23 जनवरी को मृतकों के परिजन सरकारी अस्पताल में एकत्र हुए और अपने प्रियजनों की दुखद मौत पर सामूहिक आक्रोश और दुख व्यक्त किया। जलगांव की इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अब तक जलगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। शवों को पुलिस और फिर परिजनों को सौंपने से पहले रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। डॉक्टर गिरीश ठाकुर के अनुसार शवों को उनके गृहनगर पहुंचने में करीब 5 से 6 दिन लग सकते हैं। यही वजह है कि परिवहन को आसान बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया की जा रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।